सो हे गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइड। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीएसईबी काउंसलिंग 2022 के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आपको सीएसईबी के बारे में 0% इंफॉर्मेशन है, आपको नहीं पता कि ये काउंसलिंग क्या होती है, कैसे काउंसलिंग करना होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, पार्टिसिपेशन फीस क्या होती है, कितनी पे करनी होती है, कब पे करनी होती है, सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या होती है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर इस वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लेते हो तो आपको मैं गारंटी कर सकता हूं कि आपको वीडियो के एंड में इस काउंसलिंग के बारे में 100% इंफॉर्मेशन हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है लास्ट में तो वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चों के पास आधी अधूरी जानकारी होती है जिसके कारण उन्हें एक बेहतर सीट नहीं मिल पाती। सीएसईबी की जो काउंसलिंग होती है ये स्पॉट राउंड यानी स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है। इसमें जो कट ऑफ होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं, जिसका सीधा बेनिफिट जो लो परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, लो रैंक वाले बच्चे हैं, उनको मिलता है। तो जरूर वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा आप। एंड चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि सीएसईबी काउंसलिंग होती क्या है, काउंसलिंग के लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद सीएसईबी में पार्टिसिपेशन फीस पे करना होता है। जब जोसा की काउंसलिंग होती है तो उस समय पे आपको कोई भी पार्टिसिपेशन फीस वगैरह नहीं पे करना होता, लेकिन जब सीएसईबी होता है तो वहां पे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद पार्टिसिपेशन फीस पेमेंट करना होगा। ये जो पार्टिसिपेशन फीस होती है ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होती है। तो मैं आपको डिटेल में जो केस होते हैं इसके पार्टिसिपेशन फीस के वो मैं बताऊंगा आपको। एंड जब आप पार्टिसिपेशन फीस पे कर दोगे इसके बाद ही आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा सीएसईबी के अंदर। तो चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इसको भी मैं आके वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। एंड इसके बाद काउंसलिंग प्रोसीजर जो स्टार्ट होता है तो उसमें आपको सीट अलॉटमेंट होगा, फिर आपको बिलिंगनेस सबमिट करने का ऑप्शन आएगा जिसमें आपके पास फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और सरेंडर होगा। ये क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा वीडियो में आपको। एंड इसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आगे एक्सप्लेन करूंगा एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में, और कहाँ से बनेंगे उसके बारे में भी बात करूंगा। एंड इसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होगा, यानी सीएसईबी में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पार्टिसिपेशन फीस पे करनी होगी। चॉइस फिलिंग के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो वहाँ पे आपको जो है तो सीट एक्सेप्टेंस फीस भी पे करनी होगी अगर सीट अलॉटमेंट आता है तो। ठीक है, तो सीएसईबी की जो काउंसलिंग होती है ये एक स्पॉट राउंड यानी स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है। इस काउंसलिंग को सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड कंडक्ट करता है। ये काउंसलिंग जोसा के बाद कंडक्ट की जाती है और इस काउंसलिंग में एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है। सीएसईबी के अंदर आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करते। एनआईटी प्लस सिस्टम में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और आईआईईएसटी सिप्पुर आते हैं। जो सीट एनआईटी प्लस सिस्टम में जोसा काउंसलिंग के बाद वैकेंट रहती हैं उन्हें सीएसईबी काउंसलिंग के थ्रू फिलअप किया जाता है। इस काउंसलिंग में 31 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी, आईआईईएसटी सिप्पुर और 33 जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। ये बेसिकली जोसा की तरह ही एक एजेंसी है जो एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए काउंसलिंग करती है। अब इस काउंसलिंग को लेकर बच्चों के कुछ जनरल डाउट होते हैं जो लगातार हमसे पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो उनके मैं डाउट पहले क्लियर कर देता हूं। सीएसईबी काउंसलिंग के अंदर कितने राउंड होते हैं, तो यहाँ पे केवल 2 राउंड में ही काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। कौन कौन से बच्चे सीएसईबी के लिए एलिजिबल हैं, तो अगर आप जोसा 2022 के लिए एलिजिबल हैं यानी आपने जेईई मेन 2022 का एग्जाम दिया है, आपके पास आपकी सीआरएल रैंक है, तो आप सीएसईबी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जोसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, जोसा काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर पाया किसी कारण से, तो क्या वो सीएसईबी में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकता है? जी हाँ, आप अगर जोसा में पार्टिसिपेट नहीं भी किए हैं तो डायरेक्ट आप सीएसईबी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपने वहाँ पे चॉइस फिलिंग की, तो क्या आपको सीएसईबी के अंदर फिर से चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत है? क्योंकि जोसा के बाद सीएसईबी होता है, तो जोसा में हमने जो चॉइस फिलिंग कर दी, क्या वही चॉइस फिलिंग हमारी सीएसईबी में भी कंसीडर की जाएंगी या फिर हमें फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी?
तो CSEB काउंसलिंग के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, प्रॉपर एंड चॉइस फिलिंग करनी होगी। जोसा के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, जो चॉइस फिलिंग है, वो जोसा तक सीमित रहेगा। CSEB के लिए सेपरेट आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों करनी होगी। अगर किसी स्टूडेंट को जोसा काउंसलिंग के अंदर NIT प्लस सिस्टम में एडमिशन मिल जाता है तो क्या CSEB में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे उस सीट को छोड़ना पड़ेगा या फिर उसकी वो सीट बनी रहेगी? फॉर एग्जांपल मुझे NIT भोपाल के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल में एडमिशन मिल जाता है जोसा के अंदर, अब मैं CSEB में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे NIT भोपाल का इलेक्ट्रिकल छोड़ना पड़ेगा या फिर मेरा बना रहेगा? तो CSEB के अंदर हमें इस पार्टिसिपेट करने के लिए NIT भोपाल के इलेक्ट्रिकल को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी जो जोसा के अंदर सीट मिली है वो सीट हमारी फाइनल रिजर्व रहेगी। लेकिन अगर हमने जो चॉइस फिलिंग CSEB के अंदर की है और उसमें से कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर हमारी वो फाइनल सीट हो जाएगी, यानी CSEB में जो सीट अलॉट हुई है वो फाइनल हो जाएगी। और अगर हमें कोई सीट अलॉटमेंट नहीं आता CSEB में तो जोसा वाली जो सीट है वो हमारी बनी रहेगी। इसके बाद अगर हमें IIT में एडमिशन मिला जोसा काउंसलिंग के अंदर तो CSEB में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या हमें एडमिशन को कैंसिल करना पड़ेगा? क्योंकि CSEB के अंदर IIT पार्टिसिपेट नहीं करते तो आपको एडमिशन कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप CSEB में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर वहाँ पे अलॉटमेंट आ जाता है तो फिर आप जो अपना एडमिशन है IIT वाला उसे कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद जो पार्टिसिपेशन फ़ीस लगती है CSEB में, तो उस पार्टिसिपेशन फ़ीस का क्या होगा, ये बहुत से बच्चों का डाउट होता है। अगर सीट नहीं मिलती तो फिर पार्टिसिपेशन फ़ीस हमें रिफ़ंड होगी या नहीं होगी? रिफ़ंड होगी तो कितनी रिफ़ंड होगी, कितना अमाउंट कटेगा? और अगर सीट मिल जाती है तो फिर पार्टिसिपेशन फ़ीस का क्या होगा? तो अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं आता है CSEB के अंदर, यानी जो चॉइस फिलिंग की आपने उसमें से कोई सीट नहीं मिली, तो फिर 2000 रुपीज़ पार्टिसिपेशन फ़ीस में आपका कट जाएगा। बाकी का जो अमाउंट है, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स दी हैं उसी बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर सीट अलॉटमेंट आ जाता है तो जो आपका पार्टिसिपेशन फ़ीस है और जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है, दोनों का दोनों जो अमाउंट है वो कॉलेज की फ़ीस में कट जाता है, यानी जो कॉलेज की फ़ीस होती है उसमें ये अमाउंट सेटल हो जाता है। अब बात करते हैं कि CSEB काउंसलिंग जो है वो कब स्टार्ट होगी और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। तो CSEB की जो काउंसलिंग होती है वो जोसा के बाद कंडक्ट की जाती है और जोसा काउंसलिंग जो है वो 11 सितंबर के बाद ही स्टार्ट होगी और लगभग 2 महीने चलती है, यानी आप अगर लेके चलो तो 15 नवंबर के आसपास आपकी जो CSEB की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। तो CSEB में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको CSEB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cseb.nic.in उस पर आपको विजिट करना होगा। उस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जेईमेन का एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। आपके सामने आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी रैंक। अगर आपको जोसा के अंदर कोई अलॉटमेंट आया है तो वो अलॉटमेंट भी दिखेगा, वो कॉलेज का नाम दिखेगा ब्रांच के साथ। और अगर अलॉटमेंट नहीं आया तो वहाँ पे नो अलॉटमेंट शो करेगा। इसके बाद आपका सिंपली रजिस्ट्रेशन आपको सिंपल कर देना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी फिलअप करनी होगी। इसी अकाउंट के अंदर आपका रिफंड वगैरह का अगर कोई केस होता है तो अमाउंट वापस आता है, इसीलिए अपने पेरेंट्स का ही यूज़ करिएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स फिलअप कर देंगे, ठीक है, और इसके बाद जब आप पार्टिसिपेशन फ़ीस पे कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये CSEB के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आसान सा रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे जोसा के अंदर 1 क्लिक के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वैसे ही CSEB में भी आप इजीली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो पार्टिसिपेशन फ़ीस होती है वो कितनी पे करनी होती है, इसके लिए डिफरेंट केस होते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो वो केस क्या होते हैं? तो पहला केस ये होता है कि अगर आपने जोसा के अंदर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, ठीक है, या फिर आपने जोसा के अंदर रजिस्ट्रेशन किया लेकिन आपको कोई सीट नहीं मिली, आपको जोसा के अंदर सीट अलॉटमेंट तो आया लेकिन आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं की, या फिर आपने जोसा काउंसलिंग से एग्जिट का ऑप्शन चूज़ कर लिया, यानी काउंसलिंग से एग्जिट कर दें, या फिर आपका जो जोसा के अंदर सीट अलॉटमेंट आया है वो IIT के अंदर है, तो फिर आप अगर जनरल EWS या OBC से हैं तो आपको पार्टिसिपेशन फीस 37,000 पे करना होगा। SC ST और PWD वाले बच्चों को 17,000 पे करना होगा। इसके बाद जो सेकेंड केस होता है वो ये कहता है कि अगर आपको जोसा काउंसलिंग के अंदर सीट मिला एंड आपने पार्शियल एडमिशन फीस वगैरह सबमिट कर दी। जब जोसा काउंसलिंग का लास्ट राउंड होता है तो लास्ट राउंड के बाद पार्शियल एडमिशन फीस जमा करनी होती है, जो कि जनरल EWS और OBC के लिए 40,000 होती है और SC ST और PWD वाले बच्चों को 20,000 पे करना होता है। तो अगर आपने जोसा काउंसलिंग के अंदर सीट मिली और उस सीट को आपने एक्सेप्ट किया और फिर आपने पार्शियल एडमिशन फीस भी जमा की, तो फिर आपको CSEB में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ 2,000 पे करना होगा।
सभी कैटेगरी वाले बच्चों को। इसके बाद अगर आपको जोसा के अंदर सीट मिली और आपने सीट को विड्रॉ कर दिया, तो सीट विड्रॉ करने से पहले आपने जो रिपोर्टिंग वगैरह है वो काम कंप्लीट किया होगा, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो आपने पे की होगी, ठीक है, 35,000 और 15,000 अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको सिर्फ 2,000 ही पे करना होगा। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका सीट अलॉटमेंट आया जोसा के अंदर लेकिन वो कैंसिल हो गया, पार्शियल एडमिशन फ़ीस उसने नहीं सबमिट की। पार्शियल एडमिशन फ़ीस हर एक बच्चे को सबमिट करना कंपलसरी है। अगर जोसा के अंदर सीट अलॉटमेंट आया है तो आपको पार्शियल एडमिशन फ़ीस जमा करनी पड़ेगी उस सीट को सिक्योर करने के लिए। तो अगर पार्शियल एडमिशन फ़ीस आपने जमा नहीं किया, ठीक है, तो आपकी सीट जो हो तो वो कैंसिल हो गई, ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ 2,000 ही पे करना होगा। तो ये डिफरेंट केस हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको जो फीस है वो पे करनी होगी। होपफुली सारे केस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यानी अगर आप जर्नल, EWS या OBC कैटेगरी से हो और आप CSEB और जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको जो टोटल फीस पे करनी होगी सब कुछ मिला के वो 77,000 है, जिसमें 2,000 आपका CSEB का प्रोसेसिंग चार्ज कटेगा। बाकी का जो 75,000 है वो आपके कॉलेज में सेटल हो जाएगा, कॉलेज की फीस में सेटल हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये पे करनी होगी। कुछ बच्चों को पहले पे कर देना होता है, कुछ बच्चों को बाद में करना होगा, लेकिन पे सबको करना होगा, ठीक है। और अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से हो तो फिर आपको जो टोटल पे करना है वो 37,000 है, जिसमें 2,000 आपका कट जाएगा CSEB की प्रोसेसिंग फीस और 35,000 आपके कॉलेज में सेटल हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट आ रहा है उन सबको ये अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चों को पहले तो कुछ बच्चों को बाद में, लेकिन पे सबको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि CSEB 2022 के लिए आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का अंदाज़ा होना चाहिए, जिसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने CSEB के लिए जो कट ऑफ लिस्ट है वो दे दी है। वहाँ से जाकर आप सभी कॉलेजेस के कट ऑफ चेक कर सकते हैं। आपको प्रॉपर पेन पेपर में अपनी चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस बनाना है। आपको पहले कॉलेज के बारे में रिसर्च कर लेनी है, ब्रांच के बारे में रिसर्च कर लेनी है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि कई बार बच्चे गलत कॉलेज में फंस जाते हैं, ठीक है, जानकारी की कमी के कारण। तो आपको पहले प्रॉपर रिसर्च कर लेनी है, इसके बाद ही अपना चॉइस फिलिंग सीक्वेंस प्रिपेयर करना है। कम से कम 3 साल के डेटा को एनालाइज करिए और इसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग को सीक्वेंस बनाइए, ठीक है ना। और आपको अपना जो सीक्वेंस है वो जिस कॉलेज ऑर्डर में आपको कॉलेज चाहिए उसी ऑर्डर में बनाना है। फॉर एग्जांपल मुझे NIT इलाहाबाद का CS चाहिए तो मैंने NIT इलाहाबाद का CS डाल दिया, इसके बाद फिर NIT नागपुर का CS डाल दिया, फिर NIT जयपुर का CS डाल दिया, फिर NIT भोपाल का CS डाल दिया, फिर IIIT इलाहाबाद का IT डाल दिया। तो जिस सीक्वेंस में आपको कॉलेज चाहिए उसी सीक्वेंस में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ध्यान से पहले आप डेटा को एनालाइज करिए, कट ऑफ देखिए, इसके बाद चॉइस फिलिंग करिए। जब आप चॉइस फिलिंग कर दिए, ठीक है, तो फिर आपका काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है और इसमें सबसे पहले सीट अलॉटमेंट होता है। अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं आया तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वेट करना है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। जब तक सीट अलॉटमेंट नहीं आता तब तक आपको ना तो जोसा काउंसलिंग में ना CSEB काउंसलिंग में कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ वेट करने की जरूरत है। जब सीट अलॉटमेंट आ जाएगा तो आपको पहले सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट डाउनलोड करना है। इसके बाद फिर आपको बिलिंगनेस सबमिट करनी है जिसमें आपके पास फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और सरेंडर ऑप्शन होंगे। इसके बाद फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और इसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे तो फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होगी। अब यहाँ पे जो बिलिंगनेस के ऑप्शन होते हैं फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और सरेंडर के, वो क्या होते हैं। तो फ्रीज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो सीट मुझे मिल गई है मैं उस सीट से 100% सेटिस्फाइड हूँ और अब मुझे अपनी काउंसलिंग को आगे नहीं बढ़ाना, यानी काउंसलिंग के नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है। जो सीट मिली है, फॉर एग्जांपल NIT भोपाल का CS मिल गया मुझे, ठीक है, तो वो मेरी फाइनल कर दो। अब मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ, फ्रीज यानी जम जाना, ठीक है। फ्लोट का ऑप्शन ये होता है कि अगर मुझे NIT भोपाल का CS मिला जो CSEB के फर्स्ट राउंड के अंदर, और अभी मैं नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, यानी NIT भोपाल का CS तो मेरा फाइनल कर दो, लेकिन अगर NIT इलाहाबाद का CS या नागपुर का CS जो मैंने ऊपर फिलअप कर रखा है उसमें कोई ऑप्शन बनता है तो मैं उसमें भी एडमिशन लेना चाहूँगा। तो फ्लोट करने से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आपकी जो पहली वाली सीट है वो तो कंफर्म हो जाएगी, आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी कंसीडर कीजिएगा। स्लाइड का मतलब ये होता है कि आपको उसी कॉलेज के अंदर अपनी सीट को अपग्रेड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे NIT इलाहाबाद का
ईसी मिल गया फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और मुझे अब सीएस चाहिए इलाहाबाद के अंदर ही नेक्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है, और मैंने ऊपर एनआईटी इलाहाबाद का सीएस डाल रखा है, तो स्लाइड से मेरी जो सीट है वो सिर्फ उसी कॉलेज के अंदर अपग्रेड हो सकती है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है जो कि होता है सरेंडर का। तो सरेंडर के अंदर आपको दो और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। तो अगर आप सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड का ऑप्शन चूज करते हो तो आपको जो राउंड 1 के अंदर सीएसईबी में सीट मिली है, फॉर एग्जांपल मुझे एसएमवीडीयू के अंदर राउंड 1 में सीएस मिल गया और अब मेरा मूड ये है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, यानी इस काउंसलिंग से एडमिशन ही नहीं लेना, बस मैंने जो पार्टिसिपेशन फीस है वो मेरी जमा की है वो मेरी वापस हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड का। तो एसएमवीडीयू का जो सीएस है वो मेरा कैंसिल हो जाएगा और आपका 5,000 रुपीज़ जो पार्टिसिपेशन फीस है उसमें कट जाएगा। 2,000 तो सबका कटेगा, 5,000 आपका और कट जाएगा, यानी 7,000 आपका टोटल कट जाएगा और बाकी का जो अमाउंट है वो आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड ऑप्शन चूज करने से। और अगर आप सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड चूज करते हो तो इसका मतलब ये है कि जो राउंड 1 की सीट है वो तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट राउंड में अगर मुझे कोई सीट अपग्रेड होके मिल जाती है, ठीक है, अपग्रेड होके ही मिलेगी, तो वो मेरी फाइनल सीट होगी, उसमें मैं एडमिशन लूंगा। और अगर नेक्स्ट राउंड में कोई सीट ही नहीं मिलती मान लो अपग्रेड होने के बाद, ठीक है, तो फिर मेरा जो अमाउंट है उसमें से 2,000 कटेगा, बाकी का पार्टिसिपेशन फीस रिफंड हो जाएगा। सरेंडर का जो ऑप्शन होता है बेसिकली पार्टिसिपेशन फीस को रिफंड करने के बहुत काम आता है, ठीक है। तो होपफुली आपको बिलिंगनेस के सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। अब आपको जब बिलिंगनेस सबमिट कर देना है उसके बाद आपके पास आता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग का काम। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको क्लास 10th का मार्कशीट लगाना है, क्लास 12th का मार्कशीट लगाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट का पासबुक, ठीक है, या फिर कैंसिल्ड चेक। जो आपको 10th 12th मेडिकल सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है ये पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसका मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 500 KB होना चाहिए। और जो बैंक अकाउंट का पासबुक या कैंसिल चेक का फोटो है ये जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसका जो मिनिमम साइज है वो 10 KB और मैक्सिमम साइज 180 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो जोसा वाला है उसी फॉर्मेट में बनेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी जोसा वाला ही चलेगा, उसका फॉर्मेट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे जमा करने होंगे। जब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट जमा कर दोगे इसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको सीट पहली बार सीएसईबी के अंदर अलॉट हुई है, ठीक है, तो फिर आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है 38,000 पे करना होगा, यानी 37,000 आपको जो पार्टिसिपेशन फीस है वो जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जब सीट अलॉटमेंट आ जाएगा तो 38,000 फिर जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 2,000 बस कटेगा, बाकी का जो आपके कॉलेज में है उसमें सेटल हो जाएगा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप SC ST या PWD से हैं तो 18,000 पे करना होगा। और अगर आपने पार्शियल एडमिशन फीस जमा कर रखी है, जोसा में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ था और आप CSEB में आपकी सीट अपग्रेड हो गई, ठीक है, तो फिर आपको कुछ नहीं जमा करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी 77,000 जमा कर दिया टोटल मिला के, तो फिर आपको कोई अमाउंट नहीं पे करना है। मैंने पहले ही बताया 77,000 तो जमा करना ही पड़ेगा जनरल EWS और OBC वालों को, 37,000 जमा करना पड़ेगा SC ST और PWD वाले बच्चों को, ठीक है। किसी को पहले जमा करना पड़ेगा, किसी को बाद में करना पड़ेगा, लेकिन अगर सीट अलॉटमेंट हुई है तो इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी पैसा कहीं जाता नहीं है, आपके कॉलेज में ही चला जाता है, ठीक है। अब ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, सीट कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक डेट दी जाएगी जिसमें इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करनी होगी। तो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग जो होगी वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती है, कॉलेज पे डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज ऑनलाइन करा लेते हैं, कुछ कॉलेज ऑफलाइन कराते हैं, ठीक है। तो आपके टाइम पे हो सकता है कि ऑफलाइन ही आपकी इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग हो, यानी जिस कॉलेज में अलॉटमेंट आया है, जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है उस कॉलेज में जाके आपको अब काउंसलिंग मतलब जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स की मिनिमम 3 फोटोकॉपी आप करा लीजिएगा, सेफ साइड के लिए आप 4 करा सकते हैं, ठीक है ना। आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई कैटेगरी लग रही है तो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो कि आपको स्कूल से मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल से मिलेगा, इनकम सर्टिफिकेट आप अपने पेरेंट्स का, फादर या मदर किसी का भी ले जा सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट जो जोसा का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको बनवा के ले जाना है, ठीक है ना। जो आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे जमा किया है वही मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, फॉर्मेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बैंक अकाउंट का पासबुक लेके जाना पड़ेगा, आप अपना या अपने पेरेंट्स किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाने हैं, रिसेंट फोटो होनी चाहिए, ठीक है। इसकी आप मिनिमम 8 कॉपी लेके जाइएगा, वो काम
आएंगी आपको, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो। इसके बाद फिर वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर होता है, जो कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बाद, ठीक है, तो उसमें आपको एक लेटर आएगा आपके पोर्टल में, तो वो लेटर आपको डाउनलोड करके और उसको लेके जाना पड़ेगा, और अलॉटमेंट लेटर आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग। तो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करने के बाद आपका जो फाइनल एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी वीडियो है ये, जरूर शेयर करिएगा।